नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और पर्यावरण अध्ययन की सीरीज में हम आज पढ़ेंगे प्रदूषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो इनका आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। आगे बढ़ते हैं। जलवायु एवं स्वच्छ वायु संगठन विभिन्न देशों, नागरिक समाजों व निजी क्षेत्र को एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु। यहाँ पर कुछ सुमेलित करना है। सामान्यतः उपर्युक्त पदार्थ, उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है। शीतल पेय में ब्रोमीनीय वनस्पति तेल। चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। जैवोपचरण, बायोरेमेडिएशन। जैवोपचरण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग का जेनेटिक इंजीनियरिंग। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। वे पदार्थ जिनमें प्रदूषण फैलता है कहलाते हैं प्रदूषक। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण। आगे बढ़ते हैं। जैव विघटित प्रदूषक हैं वाहित मल। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे कहते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि हैं प्राकृतिक स्रोत। जैव अपघटनीय प्रदूषक सीवेज। अपघटनी का मतलब जो डिस्ट्रॉय हो जाए, जो ख़त्म हो जाए। वो सीवेज जो वहित मल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा शब्द बना है स्मोक प्लस फॉग के मिलने से। जहाँ पर अधिक यातायात रहता है वहाँ पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम्र कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है। ऐसे वायु को कहते हैं भारी वायु। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है NO2O3 तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महासागरों में वायुमंडल हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और पैराऑक्सी
नाइट्रेट आदि। इन अभिक्रियाओं का प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल हैं, सूर्य का प्रकाश तथा रासायनिक प्रदूषक। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करती है। भूरे रंग की तीखी गैस नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके बना लेती है। ओजोन एक मिनट मित्रों, फिर से कुछ गड़बड़ हुआ। मनुष्यों की आँखों में बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है। पैन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर पैन और O3 धुंध बना लेती हैं। अधिक धूम्र कोहरे के निर्माण से घट जाती है दृश्यता। भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। जेट उड़ान किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को कहते हैं ध्वनि। ध्वनि की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की माप डेसिबल से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष मुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं ध्वनि प्रदूषण करने में। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है मैक यूनिट में। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनमें उत्पन्न शोर को कहते हैं मैक फर्स्ट। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक। CO वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है CO2 में। एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जाने जाते हैं द्वितीय वायु प्रदूषक। PAN ओजोन तथा स्मॉग हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट द्वितीयक प्रदूषक। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं प्राथमिक प्रदूषक। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। वह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है लेड। इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेड। बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है
उनके बुद्धि लब्धि लेवल को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। लेड वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं के ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में अपर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। वह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है, जो उत्पन्न होता है बेडरॉक से। आर्सेनिक से लगातार संपर्क से बीमारी हो जाती है ब्लैकफुट। WHO के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है आर्सेनिक का। भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है। इससे प्रभावित हो रही है समूची खाद्य श्रृंखला। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार की फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। उर्वरक अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रोजन घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते हैं, कहते हैं सुपोषण को। आपने देखा होगा मित्रों, आपके आसपास जो तालाब हैं उसमें अचानक से जलकुंभी या हरा हरा कुछ दिखने लगता है, एक पदार्थ या एक जीवाणु टाइप का, वो सुपोषण के कारण होता है। जिसके ऐसा इसलिए होता है कि पानी में, तालाब के पानी में फास्फेट और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं भूमि के जीवों पर। लंबे औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है, तो वो है चमड़ा उद्योग। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5 से 6 से कम हो कहलाती है अम्ल वर्षा। अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है शुष्क रूप में। मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा होता है शुष्क जमाव। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे तथा अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अम्ल निक्षेप। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के तहत। मथुरा की वेधशालाओं से उत्सर्जित SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचा रही है ताजमहल के सौंदर्य को। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है ताज ट्रेपेजियम जोन। SO2 को
क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है छत विछत। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निच्छलन लीचिंग हो जाता है एवं समाप्त हो जाती है। मृदा की उर्वरता। अम्ल वर्षा, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। अम्ल वर्षा शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा का निक्षेप। अम्ल वर्षा से कम हो जाता है मृदा के पीएच का मान। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर। वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है सल्फर ऑक्साइड के द्वारा। एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में जब जैविक और तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। इसे कहते हैं शैवाल ब्लूम या एल्गी बूम। एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण से ज़्यादा देर रहने से हो जाता है एस्बेस्टोसिस। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है कोयले के पत्थर को। कोयले के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है फ्लाई ऐश। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में होते हैं श्वसन संबंधी रोग। ये फ्लाई ऐश की ही बात हो रही है, जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेप या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। विशाल काय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे कहलाते हैं ग्रीन मफलर। भोपाल गैस त्रासदी। मिथाइल आइसोसाइनेट में रिसाव की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई MIC। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है पॉलीथीन। इसकी खोज 1953 ईस्वी में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी ने की। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध एवं द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गिलियो नत्ता एवं कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पदार्थ था पॉलीथीन। वस्तु जो जीवाणु से नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक। जैव निम्नीकरणीय है रबड़ धीरे धीरे अपघटित हो जाती है। वे पदार्थ जो जैविक
क्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म तथा प्लास्टिक का थैले में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? प्लास्टिक का थैला। वायु प्रदूषण के जैविक सूचकों का कार्य करता है लाइकेन। शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये होते हैं बड़े संवेदनशील। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में। BOD का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने को। कार्बन अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है डिसॉल्व ऑक्सीजन की या घुली ऑक्सीजन की। कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम डिसॉल्व ऑक्सीजन वाले जल में जीवित रह सकते हैं, जैसे एनेलिड। जिस जलाशय के डिसॉल्व ऑक्सीजन का मान 8.0 ml से नीचे हो जाता है उसे रखा जाता है संक्रमित जल की श्रेणी में। किसी जल क्षेत्र में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। बायो रेमिडिएशन में अधिकतर मित्रों जो समुद्रों में जो जहाज होते हैं जो ऑयल इधर से उधर ले जाते हैं, तो वो जो ऑयल का जो रिसाव होता है उसको साफ़ करने के लिए कुछ जीवों को छोड़ दिया जाता है। जो वो जीव जो होते हैं वो उस तेल को खा जाते हैं और इसी को ही बायो रेमिडिएशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है बायो रेमिडिएशन। जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे कहते हैं स्वस्थानीय जैवोपचार इन सीटू बायो रेमिडिएशन। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो कहते हैं बाह्य स्थानीय जैवोपचार। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया करना कहलाता है फाइटो निष्कर्षण। जल प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। आर्सेनिक जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश में पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल सर्वाधिक प्रदूषित है आर्सेनिक प्रदूषण से। भारत में 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित है आर्सेनिक प्रदूषण से। भूजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा है 10 माइक्रोन प्रति लीटर तक। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई 26 अप्रैल 1986 को। विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है रेडियो एक्टिव प्रदूषण का। विकिरण के प्रभावों
से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। हानिकारक प्रभाव जैविक रूप से अपघटित है। मल स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है इटाई रोग। पारा मरकरी युक्त जल पीने से होता है मिनीमाटा रोग। वर्ष 1987 में इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया। यह है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर अंकलेश्वर जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था, जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना ला नीना। तो मित्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रश्न। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएंगे और मेरी यही आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।